डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्रोडक्शन यूनिट के लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसको हिंदी में परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहा जाता है, उसका अध्ययन करेंगे। देखिए, ये नियम कुछ मान्यताओं पर आधारित है। जैसे ये नियम प्रथम अल्पकालीन है या अल्पकाल में लागू होता है। इसमें सभी साधनों को स्थिर माना जाता है और केवल एक साधन परिवर्तनशील होता है, जिसको हम एक स्थिर अनुपात में बढ़ा सकते हैं। सभी जो परिवर्तनशील साधन की इकाइयाँ हैं वो समरूप होती हैं, तकनीकी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता और उत्पाद को हम फिज़िकल यूनिट्स यानी कि भौतिक इकाइयों में मापते हैं और जो उत्पाद है उसकी कीमत स्थिर मानी जाती है। तो इन मान्यताओं को लेते हुए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ये टेबल जो है ये बताती है कि किस प्रकार से इसमें भूमि जो है उसकी मात्रा स्थिर है 4 एकड़ और श्रम परिवर्तनशील साधन है जिसकी निरंतर इकाइयाँ बढ़ रही हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कुल उत्पादन जो है जैसे जैसे स्थिर साधन में परिवर्तनशील साधनों को लगाया जाता है तो शुरू में उत्पादन तेज गति से बढ़ता है। देखिए 8 से 20, 20 से 36, फिर थोड़ा धीमे हुआ 36 से 48 और इस प्रकार से 55 और 60 सातवें श्रमिक पर जो कुल उत्पाद है वो अधिकतम 60 है। उसके बाद भी अगर स्थिर साधन पे परिवर्तनशील साधन को लगाया जाता है या बढ़ाया जाता है तो कुल उत्पादन घटने लगता है। औसत उत्पादन को हम एवरेज है जो कि कुल उत्पादन में श्रमिकों की इकाइयों के भाग देने पर प्राप्त होता है। 8 में 1 का भाग देते हैं तो 8, 20 में 2 का 10, 36 में 3 का देते हैं 12, 48 में 4 का 12, 55 में 5 का 11, 60 में 6 का भाग देते हैं तो 10 प्राप्त होता है। इसी प्रकार पुनः 60 में 7 का भाग देते हैं तो 8.6 और 56 में 8 का भाग देते हैं तो 7 प्राप्त होता है। सीमांत उत्पादन जो है वो कुल उत्पादन में परिवर्तन डिवाइडेड बाय श्रमिकों की संख्या में परिवर्तन से भाग दिया जाता है। जैसे प्रथम में हमने 8 लिखा, दूसरे में जो डिफरेंस निकलेगा वो 20 - 8 डिवाइडेड बाय 2 - 1। तो नीचे एक डिनोमिनेटर का कोई अर्थ नहीं है, तो इस प्रकार से सीमांत उत्पाद जो है वो 12 है। इसी क्रम में हम आगे निकालते हैं 36 - 20, 3 - 2 डिवाइडेड बाय 3 - 2 तो हमें 16 प्राप्त होता है। फिर आगे क्रम में 48 - 36 और डिवाइडेड बाय 4 - 3 12, फिर 55 - 48 divided by 5 - 4 gives us 7, and then 60 - 55 divided by 6 - 5 gives us 5, and then 60 - 60 divided by 7 - 6 gives us 0, and then 56 - 60 divided by 8 - 7 gives us -4। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस प्रकार से टीपी जब बढ़ रहा है तो एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है और सीमांत उत्पाद भी बढ़ रहा है, जहाँ फर्स्ट स्टेज मार्क होती है। इसके बाद जब कुल उत्पाद बढ़ तो रहा है पर तो धीमी गति से बढ़ रहा है तो एवरेज प्रोडक्ट घटने लगता है, सीमांत उत्पाद भी घटता है, किंतु सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद की अपेक्षाकृत अधिक तेज गति से घटता है। जहाँ कुल उत्पाद अधिकतम है वहाँ सीमांत उत्पाद 0 है
और इसके बाद जब टीपी घटने लगता है तो सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है। इस टेबल की व्याख्या या इस टेबल के आधार पर इस चित्र को बनाया गया है कि एक्स अक्ष पे जो परिवर्तनशील साधन है उसकी इकाइयाँ हैं और वाई अक्ष पर कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद को मार्क किया गया है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से बी बिंदु तक टीपी जो है वो बहुत तेज़ गति से बढ़ता है और ए जो पॉइंट है वो इन्फ्लेक्शन है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग सीमांत उत्पाद जो है वो मैक्सिमम है। तो पहली अवस्था वहाँ समाप्त होती है जहाँ टीपी तेज़ गति से बढ़ता है और एपी और एमपी दोनों बराबर हो जाते हैं। इसके बाद जब टीपी या कुल उत्पाद बढ़ता है किंतु धीमी गति से बढ़ता है तो औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद घटने लगते हैं, किंतु सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद की अपेक्षाकृत अधिक तेज गति से घटता है, इसलिए सीमांत उत्पाद वक्र एपी वक्र के नीचे है। और इस सेकंड अवस्था वहाँ समाप्त होती है जहाँ कुल उत्पाद अधिकतम है सी बिंदु पे और सीमांत उत्पाद कॉरस्पॉन्डिंगली शून्य है एफ बिंदु पर। इसके बाद भी अगर स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की संख्या या परिवर्तनशील साधन को बढ़ाया जाता है तो कुल उत्पाद घटने लगता है और जब कुल उत्पाद घटता है तो औसत उत्पाद भी घटता है और सीमांत उत्पाद जो है वो ऋणात्मक हो जाता है। तो आप देखिए जो उत्पादक है वो हमेशा दूसरी अवस्था में ही रहना पसंद करता है या दूसरी अवस्था में ही उत्पादन करना चाहता है या दूसरी अवस्था का ही चयन करता है, क्योंकि जब प्रथम अवस्था होती है तो औसत उत्पाद भी बढ़ रहा होता है, सीमांत उत्पाद भी बढ़ रहा होता है, कुल उत्पाद भी बढ़ रहा होता है। तो ये इसको प्रेरित करता है कि वह आगे और अधिक उत्पादन करे। किंतु दूसरी अवस्था में कुल उत्पाद धीमी गति से बढ़ता है और सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद घटने लगते हैं। वह कभी भी तीसरी अवस्था में प्रवेश नहीं करेगा क्योंकि कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद तीनों घटते हैं और यहाँ तक कि तीसरी अवस्था में सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है। इसलिए एक जो रैशनल या आर्थिक उत्पादक है वो हमेशा दूसरी अवस्था का ही चयन करता है। तो इस प्रकार से हमने इस सिद्धांत को संक्षिप्त रूप से देखा कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है किस प्रकार से अल्पकाल में लागू होता है और एक स्थिर साधन के साथ जब परिवर्तनशील साधन को बढ़ाया जाता है तो किस प्रकार से औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन और कुल उत्पादन किस तरह से परिवर्तित होता है, किस तरह से उत्पादक के सामने तीन अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं और वह किस दूसरी अवस्था का चयन क्यों करता है। तो इसके साथ ही आशा है आप लोगों के समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।